हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और इस बार अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे फिलहाल अब सेकंड केस जो है वो ये है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। किसकी वजह से? देखो, ये जो भी केसेस है सबका जो एंड रिजल्ट है वो सेम होगा, सबका तरीका भी सेम होगा। आपको ये दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका मतलब चार्जेस का पूरा एक लाइन से गुच्छा है और लाइन से पूरे चार्जेस को लगा रखा है एक स्ट्रेट लाइन में, और ये इनफाइनाइट है। लॉन्ग है मतलब बहुत लंबा है, राइट? तो उसको कई बार वो लिख देते हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लिखा हो या लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखा हो, एक ही बात है, राइट? इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा कि आप मान सकते हो कि वो जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मतलब ये है कि आपने क्या किया है, नीचे ज़मीन से लेकर एकदम छत तक पूरा वायर को चार्ज कर रखा है, ठीक है? और आप एकदम नज़दीक जाकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो आप इतना नज़दीक हो कि उसका जो डिस्टेंस है वायर से, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उसके कंपैरिजन में वायर का जो लेंथ है वो लगभग इनफाइनाइट जैसा है। तो इसलिए हम उसको इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ओके? और लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देन दूसरा यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट थिन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये भी आपको दिया जा सकता है, इट इज इनफाइनाइट थिन कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर आपका सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है जो कि कंडक्टर से बना हुआ है, पतला है वो, और ये भी इनफाइनाइट है, तब भी सेम केस होगा, तब भी हमको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। या फिर दिया जा सकता है लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल शेल। इसका भी तरीका सेम है। अब शेल का मतलब होता है खाली। अगर थिन सिलेंडर है और उसका अंदर का हिस्सा खाली है तो भी हम इसी तरीके से जाएंगे जो यहाँ पे हम अभी फिलहाल यूज करने वाले हैं, जो मेथड यूज करने वाले हैं। तो जो कुछ भी है, इवन वायर भी जो होता है आपका, आपको पता है ना, वायर भी आपका सिलेंड्रिकल ही होता है। तो इसके ऊपर अगर आप चार्जेस डालोगे, इसका मतलब आप सिलेंडर पे ही चार्जेस डाल रहे हो। इसलिए मैं इन सबको सेम केस बता रहा हूं। और अगर ये कंडक्टिंग सिलेंडर है तो अंदर तो चार्ज नहीं होगा, राइट? तो चाहे कंडक्टिंग बोलो या फिर हॉलो सिलेंडर बोल लो, हॉलो में भी अंदर चार्ज नहीं होगा, कंडक्टिंग में भी अंदर चार्ज नहीं होगा, और वायर में भी एक सिलेंडर पे ही चार्ज डाला जाता है। तो सारे केसेस एक जैसे ही हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। ये आपका थिन सिलेंडर है और ये लॉन्ग सिलेंडर है। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। सिलेंडर का ये हिस्सा ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। इट्स लॉन्ग सिलेंडर, इसका मतलब ये ऊपर मान लो इनफाइनाइट तक बहुत दूर तक जा रहा है, नीचे भी सिलेंडर इनफाइनाइट तक बहुत दूर तक जा रहा है, ओके? तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि सिलेंडर बहुत बड़ा है और लगभग इन्फिनिटी जैसा है हमारे लिए, और इसको पूरा चार्जेस से हमने भर दिया ऐसे, इस तरीके से, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने चार्जेस से भर रखा है। इनफैक्ट अगर मान लो वायर की बात हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो, आपके एनसीईआरटी में ऐसा बनाया गया है। पर आप समझ लो कि वायर भी एक सिलेंडर जैसा ही होता है, बहुत ही पतला सिलेंडर होता है। तो टेक्स्ट बुक में आपके ऐसे बनाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना है, किसी इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से मान लो ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे है। तो बताओ कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तरीका क्या था बताओ? गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या उसके स्टेप्स थे? सबसे पहली चीज, आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। गॉसियन सरफेस जो भी आप इमेजिन करोगे वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तीसरी बात, गॉसियन सरफेस जो आप इमेजिन करोगे उसका शेप आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही शेप आपको इमेजिन करना होगा। सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो आप गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करोगे वो सिलेंड्रिकल इमेजिन करोगे, या फिर ऐसा कुछ इमेजिन करो जिससे हमारा इंटीग्रेशन का काम आसान हो जाए। और वो जनरली आसान तब होता है जब आप चार्ज के हिसाब से ही गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से।
ठीक है, तीसरी बात क्लियर हो गई। और चलो पहले ये काम कर लेते हैं इतना। तो अगर आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन करोगे तो आप क्या करो, आर रेडियस का को एक्सिली, जो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस, यही एक्सिस के थ्रू उस बड़े जो आप सिलेंडर इमेजिन कर रहे हो उसका भी एक्सिस यही होना चाहिए। और आप क्या करो, आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लो, कुछ ऐसे। ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, समझे? ये जो आपने इमेजिन किया है इसके अराउंड गॉसियन सरफेस। तो जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर था या वायर था, इस पे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इसके अराउंड आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर दिया या गॉसियन सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो गया। ये अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल आर है। गड़बड़ कर दिया, क्या बोला मैंने? अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल आर, और ये जो गॉसियन सिलेंडर आपने इमेजिन किया है उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ओके, क्लियर है? नाउ अब स्टेप क्या था बताओ आगे का? आपको क्या करना है, आपने जो भी गॉसियन सिलेंडर इमेजिन किया है उसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। पहले तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके फ्लक्स निकालो, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गॉस लॉ यूज करना है इस इमेजिन गॉसियन सिलेंडर के थ्रू या गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो सबसे पहले भाई हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व करके फ्लक्स निकाला जाए। इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि जो भी गॉसियन सिलेंडर आपने इमेजिन किया है इसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे अब देखो, स्फीयर में क्या था, हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन सेम था, तो आपका थीटा का वैल्यू 0 हो गया था हर पॉइंट पे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने जो क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन किया है, इसमें आपको 3 पार्ट में सरफेस को डिवाइड करना होगा। एक तो ऊपर वाला हिस्सा जो कि सर्कुलर हिस्सा है, और नीचे वाला हिस्सा वो भी सर्कुलर हिस्सा है, और एक बीच वाला हिस्सा जो पूरा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का। समझ गए कि नहीं? एक ये वाला हिस्सा ऊपर का जिसको मैं सरफेस S1 बोल दे रहा हूँ, एक नीचे वाला हिस्सा जिसको मैं सरफेस S2 बोल दे रहा हूँ और एक कर्व्ड सरफेस यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये यहां से पूरा कर्व्ड सरफेस जिसको मैं S3 बोल दे रहा हूं। ये तीनों सरफेस को हमने सेपरेट इसीलिए किया क्योंकि तीनों सरफेस का आप देखोगे कि एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर देखें तो हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, दिस इज सरफेस S1, इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर की ओर ds, इसका एरिया वेक्टर आएगा नीचे की ओर ds, और इसका एरिया वेक्टर आएगा आपका इस डायरेक्शन में बाहर की ओर, दैट इज ds। बात आई समझ में? तो तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमने यहाँ पे 3 सरफेस में इसको डिवाइड कर दिया, S1, S2 और S3। अब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए, पूरे टोटल क्लोज सरफेस के लिए आप इसको इन 3 पार्ट में तोड़ दो, सरफेस S1 के लिए, सरफेस S2 के लिए और सरफेस S3 के लिए। तो यहाँ पे सरफेस S1 लिख देता हूँ ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस S2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस S3। बात आई समझ में? तीनों सरफेस का थीटा अलग अलग है इसलिए इसको सेपरेट करना पड़ा। अब यहाँ पे क्लोज पार्ट हट जाएगा क्योंकि आपने सरफेस ही अलग अलग कर दिया है। ये सरफेस S1 के लिए, तो अब सरफेस S1 क्लोज नहीं रहा क्योंकि S1, S2 और S3 तीनों मिला के, S1, S2 और S3 तीनों मिला के क्लोज सरफेस बन रहा था और वो S था, तो हमने इसको तीनों सेपरेट कर दिया, तो ये जो बीच में से सर्कल है वो हट जाएगा। चलिए अब S1 पे चलते हैं। S1 पे आप देखोगे तो आपका ds वेक्टर ऊपर की ओर है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो आपका ये चार्जेस स्ट्रेट ऐसे रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा ऐसे बाहर जाएगा, हर पॉइंट पे ऐसे बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे आपका सीधे ही आगे जाएगा। तो इस सरफेस के लिए आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ds वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सेम केस यहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ds वेक्टर नीचे जा रहा है, थीटा बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब सरफेस S1 के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, सरफेस S2 के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। और बात करते हैं सरफेस S3 की। सरफेस S3 देखोगे तो ऐसे कर्व्ड है,
ds वेक्टर बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही बाहर आएगा, ऐसे ये ऐसे बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है s3 के लिए, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऐसे केस में देखो cos 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0, यहाँ पे भी cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0, पर यहाँ पे cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री होता है 1। तो भाई ये cos थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे भी cos थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है। तो भाई ये दोनों तो गए, बचा क्या ये वाला, इस वाले में cos थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू डी एस फॉर सरफेस S3। ये हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है हम लोग। तो इन दोनों सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 हो गया, फ्लक्स में सिर्फ तीसरा सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड दैट इज कर्व्ड सरफेस। अब इट्स कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि ये हर पॉइंट आपके इस सिलेंडर से सेम डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो ई का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर S3, और हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, पर ये टोटल सरफेस एरिया S3 के लिए है, मतलब कर्व्ड सरफेस, सिर्फ कर्व्ड सरफेस। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एल, एल मतलब उसका लेंथ। तो हम मान लेते हैं ये जो आपने गॉसियन सिलेंडर इमेजिन किया है वो एल लेंथ का है। तो कर्व्ड सरफेस, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका, क्योंकि S3 है ना, S3 कर्व्ड है, तो ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू होता है 2 पाई r इंटू एल। अब ये r जो है, ये देखो आपका जो गॉसियन सिलेंडर है जो आपने इमेजिन किया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं और उसका रेडियस क्या है स्मॉल r। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ गया, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है हमारा, हम यूज करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर यूज करोगे तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, अगेन इस पूरा जो आपका गॉसियन सिलेंडर आपने इमेजिन किया है इसका ये पूरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, ऊपर एक सरफेस नीचे एक सरफेस और ये सिलेंड्रिकल सरफेस कर्व्ड सरफेस। तो टोटल क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो भी आपका फ्लक्स होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे Q enclosed जो है ये वो चार्जेस है जो आपके क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, और देखो इस क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ इतने ही चार्जेस हैं, बाकी सारे चार्जेस आपके बाहर है और वो हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो सरफेस के अंदर चार्जेस है उसी को हम Q enclosed बोल रहे हैं। ये Q enclosed पूरा चार्ज जो है आपके सिलेंडर का लेंथ अगर मैं L मान लो तो इस L लेंथ पे ही सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो आपका जो चार्जेस है, क्योंकि आपका सिलेंडर बहुत पतला है या फिर अगर मान लो वायर है तो वो बहुत पतला होता है, अगर आपने उसके ऊपर चार्जेस डाले हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि आपके चार्जेस जो है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर एक लाइन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अब बताओ हमको ये फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं चार्ज के लिए लगाना है जो कि सिलेंडर के अंदर है, गॉसियन सिलेंडर के अंदर है। गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है Q enclosed, तो चार्ज विल बी इक्वल टू Q enclosed। और ये चार्जेस जो है वो कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो L आ जाएगा। Q enclosed का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, और इसको उठा के इसको इक्वेशन 2 लिख दो, इक्वेशन 2 में डाल दो। सो पुट इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed का वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेट दिस बी इक्वेशन 3। ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा आपका इक्वेशन 3, दोनों फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 and 3 क्या होगा बताओ, 5 E2 pi RL, E2 pi RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड
और आपको क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, आप इससे वायर से दूर होते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मान लो ये मीडियम है कोई बाहर रखा हुआ, फिर से वही बात, बाहर अगर वैक्यूम या एयर ना हो बल्कि कोई मीडियम हो, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे के आ जाएगा एंड इट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। के इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझे ये चीज? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर हो जाएगा या फिर आउटसाइड द वायर। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसे हम घुसेंगे अंदर, अंदर घुसेंगे और इनसाइड द सिलेंडर जाएंगे और तब फिर यही सेम काम करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। सी ऑलरेडी मैं स्फीयर के साथ ये कर चुका हूँ, स्फीयर के लिए अब मैं अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा, आपको मैं यहीं से आइडिया दे देता हूँ कि अगर मान लो तुम इस सरफेस, तुम्हारा जो सरफेस है, देखो ई का वैल्यू हमारा क्या आया था बताओ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस वाज आउटसाइड द सिलेंडर, राइट। अगर मान लो मुझे सरफेस पे निकालना है, मतलब यहाँ पे आपका जो सिलेंडर है जिसको आपने चार्ज करके रखा हुआ है, अगर मुझे इस सरफेस पे चाहिए, तो देखो सरफेस पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका वैल्यू जो होगा वो r विल बी इक्वल टू आर। स्मॉल r जो है वो रेडियस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सो ऑन सरफेस r विल बी इक्वल टू r, और सरफेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा फिर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो ये भी क्लियर है, ये सरफेस के लिए हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनसाइड। अब आप अंदर घुस जाओ और देखो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैं अंदर का अलग से बना देता हूँ। चलो ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी ये आपका सिलेंडर है जो कि चार्ज्ड है और ये इनफाइनेटली लॉन्ग है। आपको क्या करना है, अंदर जाना है, ये एक्सेस है। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज रेडियस आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको क्या करना है बताओ, इस पॉइंट से गॉसियन सिलेंडर इमेजिन करना पड़ेगा। इस बार ये छोटा सा इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करोगे, सिलेंड्रिकल सरफेस, और आप सेम वही काम करो जो आपने बाहर के लिए किया था। पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो। ये काम मैं आपको देता हूँ। इंटीग्रेशन से आप मान के चलो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ही बाहर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ऊपर वाले के लिए 0 हो जाएगा, नीचे वाले सरफेस के लिए अगेन 0 हो जाएगा। और इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा हूँ। ये थर्ड सरफेस जो है इसका रेडियस हम मान के चलते हैं r डैश गॉसियन सिलेंडर का, तो ये आपका S3 के वजह से आ जाएगा E इंटू डी एस, और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा 1, तो cos थीटा हट जाएगा, तो E का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स है ना, फ्लक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर सरफेस S3 मतलब कर्व्ड सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस के लिए E इंटू 2 पाई R इंटू L आ जाएगा। L इसका लेंथ है। तो ये तो सेम, यहाँ तक तो सेम रहेगा जो हमने बाहर वाले के लिए किया था। इसके लिए जो अभी तक सॉल्व किया था शुरू से, वो अंदर वाले सिलेंडर के लिए यहाँ तक तो सेम होगा। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है गॉस लॉ यूज करने का। तो जब आप गॉस लॉ यूज करोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिलेंडर के अंदर, गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो यहाँ पे लेंगे। लेकिन क्योंकि तुमने अंदर इमेजिन किया है, चार्जेस तो सिलेंडर के बाहर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, दिस विल बी 0, Q एनक्लोज्ड विल बी 0, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो E2 पाई RL विल बी इक्वल टू 0, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो अगेन सिलेंडर के अंदर क्योंकि चार्जेस नहीं है, तो सिलेंडर के अंदर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका 0 एंड E इनसाइड विल बी 0। अब ध्यान से सुनो, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर कंडक्टर है तो किसी भी शेप का रहने दो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर मान लो ये खाली है, अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, हॉलो सिलेंडर है, तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, गॉस लॉ से हमने देखा था 0 आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका अंदर अगर चार्जेस ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आएगा, और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका भी अगर ग्राफ आप देखोगे तो लगभग वैसा ही ग्राफ आपको दिखाई देगा।
अगर आप एक्सिस से दूर जाते हो तो एक्सिस से लेकर आर रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर मैं ये आर का ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लॉट करूं जहां पे आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। तो कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उसके बाद कैपिटल आर पे अगर मैं आ जाता हूं तो मतलब मैं सरफेस पे आ जाता हूं, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और उसके बाद सरफेस के बाद हम बाहर आ गए। बाहर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर के हिसाब से वो डिक्रीज होगा और ये ग्राफ आपका सीधा ऐसे जाएगा, समझे, और इन्फिनिटी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, सिलेंडर के केस में या वायर के केस में, इस तरह से ये वेरी करता है। समझ गए। अगर मान लो इसका थिकनेस तुम जीरो मान के चलते हो कि सिर्फ एक सिंगल चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से सिंगल चार्ज का लाइन है, जैसे वो एनसीईआरटी में मैंने देखा था कि वो सिंगल चार्ज का ही पूरा वायर पे लाइन डाल दिया था और इस वायर की कोई थिकनेस नहीं है, मतलब यहीं से तुम्हारा चार्ज ही चार्ज पूरा है बस। तो इसका मतलब आपको बस बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तब तो अंदर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि इसकी कोई थिकनेस है ही नहीं, ये सिर्फ चार्ज से मान लो लाइन से चार्ज पूरा भरा हुआ है। तो इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो इसका मतलब इनसाइड वाला कोई चक्कर नहीं है और सरफेस वाला भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सरफेस की तो बात तब करेंगे ना हम लोग जब इसकी कोई थिकनेस होगी। जैसे इसके सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस जीरो मतलब कोई सरफेस ही नहीं है। तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिर्फ आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर सिर्फ आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये जो है ग्राफ सीधा ऐसे नीचे जाएगा। अब इसमें अगर आर का वैल्यू आप जीरो डालो, आर का वैल्यू आप जीरो डालो तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब आर इज इक्वल टू जीरो से आपका ग्राफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जा रहा है, और ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इन्फिनिटी पे। तो ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। अगर एक स्ट्रेट सिर्फ चार्जेस ही भरे पड़े हैं स्ट्रेट लाइन में, अगर एक सिलेंडर है एक पर्टिकुलर थिकनेस का आर रेडियस का, तो ऐसे केस में आपको ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो आप ये ध्यान देना ध्यान से, ग्राफ किस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं, आउटसाइड द सिलेंडर, सरफेस पे, इनसाइड द सिलेंडर। और अगर सिर्फ एक सिंगल चार्ज का पूरा लाइन है तो सिर्फ आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, जहां पे फिर से हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।